आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स एजुकेशन गणित शिक्षण का इकाई 3 यानी यूनिट 3 करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 और 2 हम कर चुके हैं। तो यूनिट 3 का जो नाम है वो है व्यवहारिक अंकगणित एवं सांख्यिकी, प्रैक्टिकल अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक। अगर आपने 10th मैथ्स पढ़ी होगी तो इन वर्ड्स से तो आप इंटीग्रेट कर पा रहे होंगे कि ये कौन से वर्ड हैं। सांख्यिकी जो होते हैं इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आपने और मैथ्स में भी किया होगा। तो इसके अंदर इन्हीं से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं उन्हें हम समझेंगे और जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल वैसे ही समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो है प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो हमारी डेली लाइफ में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए यहाँ पर भी क्या है बच्चों को सिखाया जाता है एलिमेंट्री तक। एलिमेंट्री के बाद भी 6th 8th तक भी जो परसेंटेज है वो कराया जाता है, इसलिए सेकंड ईयर में ये टॉपिक आपका रखा गया है। तो यह एक व्यवहारिक उपयोगिता का प्रकरण है, यानी इसको यूज किया जाता है डेली लाइफ में। इसमें लाभ हानि, बट्टा या कटौती ये सारी चीजें आती हैं। यह भिन्न का ही रूप है जो परसेंटेज होती है, जिसका हर हमेशा क्या होता है 100 बाय 100 करके ही हम जो होता है परसेंटेज निकाल पाते हैं। परसेंटेज जो शब्द है वो लैटिन शब्द है जो परसेंटम से बना है और इसका अर्थ है प्रति 100। ठीक है, दैनिक उपयोग व उदाहरण अगर हम देखें तो क्या होता है, आपने सुना होगा 10% दाम में वृद्धि हो गई, 80% अंक आए हैं किसी के। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। 100 में से यदि तीसरे हिस्से की बात की जाए तो हम 3/100 कर देंगे। तो इस तरीके से भिन्न का ही ये रूप होता है प्रतिशत। इसका चिन्ह आप देख लीजिए ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात क्या होता है, किसी भी दो राशियों के बीच का अनुपात उस पूर्ण या भिन्न संख्या को प्रकट करता है जिससे दोनों राशियों के मध्य का अंतर पता चले। दो राशियां होंगी आपके पास, दोनों के बीच जो अंतर आपको पता चलेगा वो अनुपात से हम निकालते हैं। राशियों का अनुपात जो है वो भाग द्वारा उसकी तुलना करने के लिए काम में किया जाता है। हम दो राशियों को कंपैरेटिवली देखने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। यह भिन्न का ही एक रूप है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A/B। ठीक है, A/B लिखा हुआ है, यह अनुपात का साइन होता है। तो इसको हम A/B भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भिन्न का ही रूप है। सेम एज इट इज KA/KB को हम A/KB भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोपोर्शन, समानुपात। ये भी अनुपात का ये उदाहरण है, बट यहाँ पे क्या होता है, दो दिए हुए अनुपात अगर मूल्य की दृष्टि से समान हो तो हम उसे समानुपाती की संख्या दे देते हैं। यह भी अनुपात का ही प्रकार है जो ये स्पष्ट करता है कि दो वस्तु अनुपात समान है, यानी दो चीजें समान रेशियो से आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3/4 और 6/5 है। तो यहाँ पे जो 3 का रिलेशन है वो 6 से और 4 का 5 से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, समानुपात को प्रदर्शित करते हैं। अगला जो टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो लाभ है अतिरिक्त राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतिरिक्त राशि जो क्रय मूल्य पर आंकित किया जाता है और ग्राहकों से वसूल किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लाभ। अब लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे क्रय मूल्य को, यानी SP माइनस CP, सोल्ड प्राइस जो हमने खरीदा, और SP यानी सेलिंग प्राइस जो आप बेचोगे, और CP यानी कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदा। तो आपने जो बेचा है उसमें से माइनस कर दो आपने जो चीज खरीदी है उसको, तो आपका प्रॉफिट जो है वो निकल के आ जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से चीज और क्लियर हो जाएगी। पेपर में भी आपको एग्जाम्पल्स भर भर के लिखने हैं, मैं पहले से ही बता रही हूँ। जैसे उदाहरण हो गया कि रिया ने मशीन 10,000 में खरीदी, तो ये इसका CP हो गया, और हरी को 12,000 में बेच दी, तो ये SP हो गया। अब प्रॉफिट निकालना है तो SP माइनस CP, 12,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 2,000 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए अगला जो है हमारा, यहाँ पे हानि भी हो सकती है। अभी हमने लाभ की बात की थी, अब हानि की बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को क्रय मूल्य अथवा खरीदे हुए मूल्य से कम में बेचे तो उसे हानि होती है। बिल्कुल यहाँ पे उल्टा कर देंगे, CP माइनस SP। आपने खरीदा तो महंगा पर बेचा सस्ता। तो उदाहरण क्या होगा कि नेहा ने मेले से एक किताब 200 में खरीदी और उसे अपनी दोस्त प्रीति को 150 में ही बेच दी, यानी हानि हुई। तो कितनी हानि हुई, तो हम CP माइनस SP कर देंगे। 200 खरीदा और 150 में बेचा तो 50 रुपए की हानि हो गई।
अब देखिए लाभ व हानि प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत हम ऊपर ही दे चुके हैं कि वो 100वां हिस्सा होता है या 100 से हम जो है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर लाभ का अगर प्रतिशत निकालना हो तो कुछ नहीं करना हमें, जो कुल लाभ आपको हुआ है जैसा कि हमने अभी पहले वाले उदाहरण में निकाला था लाभ, और क्रय मूल्य बटे करके गुणा में 100 कर देंगे। तो हमें अभी पिछले जो मैंने लाभ का उदाहरण बताया वहां पर 2000 का लाभ हुआ था, तो 2000 बटे क्रय मूल्य सीपी क्या था 10,000 गुना 100 कर देंगे तो 20% जो है वहां पर लाभ हुआ था, अगर हमें प्रतिशत में बताना हो तो। हानि की प्रतिशत जैसे अभी प्रति वाला ऊपर एग्जाम्पल लिया हमने, तो ऊपर क्या कर देंगे कुल हानि जितनी भी हानि हुई है बटे में क्रय मूल्य वही सीपी और गुने में 100। ठीक है, तो कुल हानि अभी हमने ऊपर देखा 25 मतलब 50 रुपए का हुआ था उसको, रिया को, क्योंकि उसने किताब 200 की खरीदी और 150 में बेची, तो 50 बटे तो सीपी कितना हुआ कॉस्ट प्राइस 200 और फिर गुने में 100। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर 25% उसको हानि हुआ। ठीक है, चलो ये प्रतिशत में बता दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्याज और बट्टा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो बट्टा क्या होता है, देखिए बट्टे से तात्पर्य किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर की जाने वाली कटौती या फिर कमी है जिससे ग्राहकों को लुभाया जाता है। हम कहते हैं इतनी की चीज है बट इससे कम में मिल रही है, जैसे साड़ियों में 10% अब बट्टा हो गया, डिस्काउंट बोलते हैं इसको, और जूतों पर 40% डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट वर्ड तो सुना ही होगा। उदाहरण के लिए एक 15,000 का टीवी दिवाली पर 20% बट्टे यानी डिस्काउंट पर 12,000 में बेचा जा रहा है। यहाँ 20% बट्टा 3,000 है जो कि रुपए 15,000 पर दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट कैसे निकाला इन्होंने, 15,000 की टीवी थी, डिस्काउंट दिया 20%, तो 15,000 का 20% जो होगा वो निकाला जाएगा, और फिर कितना आया था वो 12,000, तो उसको क्या कर देंगे माइनस, तो 3,000 रुपए का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला है। अगला है ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट से तात्पर्य वह अतिरिक्त राशि है जो मूलधन पर परिचालित की जाती है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जाता है मूलधन पर तथा एक समय के पश्चात मूलधन के साथ ही लौटाई जाती है। उदाहरण देखिए, रीना ने 10,000 रुपए लिए अपने भाई से उधार और इसे एक समय के बाद उसने 2,000 रुपए के साथ लौटा दिए, मतलब 10,000 प्लस 2,000 दोनों मिला के लौटाए। तो यहाँ मूलधन तो 10,000 था तथा ब्याज 2,000 रुपए हुआ इंटरेस्ट, तो ब्याज जो है वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा उसने दिए। एक होता है मिश्र धन, तो वह अंतिम राशि जो ऋणदाता को ब्याज के साथ लौटाई जाती है वो मिश्र धन होता है। यह मूलधन तथा ब्याज धन के योग द्वारा निकाला जाता है। इसे सामान्यतः ए यानी अमाउंट से प्रदर्शित किया जाता है। मिश्र धन क्या होगा, जो मूलधन आपने लिया प्लस जो ब्याज है दोनों को मिला के जो आप रिटर्न कर रहे हैं वो। आगे देखिए उदाहरण इसका देख लेते हैं मिश्र धन का, कि यहाँ पे क्या होता है, राधा मान लीजिए 20,000 रुपए रिया से उधार लेती है तथा 10% ब्याज के साथ उसे 22,000 रुपए लौटा देती है 1 साल बाद। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हुआ P प्लस आई, जो भी इंटरेस्ट हुआ उसके साथ में, तो 20,000 जमे क्या हो जाएगा 20,000 का 10%, तो 10% कितना हुआ 2,000, तो 20,000 और 2,000 टोटल 22,000 जो हुआ यहाँ पर मिश्र धन निकल कर आ गया। अगला जो टॉपिक है हमारा सांख्यिकी, दैनिक जीवन में उपयोग। तो स्टैटिस्टिक्स और दैनिक जीवन में क्या उपयोग है बेसिकली ये हम यहाँ पर समझेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं सांख्यिकी क्या है। नथिंग, मतलब कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़ों का ही विज्ञान है। जितने भी अंक है ना हमारे उन सबको हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये क्या है, आंकड़ों का विज्ञान नामक विषय अपने मूल संख्यात्मक तथ्यों, इसमें सारे संख्या वाले तथ्य आएंगे और आंकड़ों को सुव्यवस्थित अध्ययन से अपना संबंध रखता है। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो देखते हैं, सेलिगमन ने कहा कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संकलन की विधियों, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा प्रेक्षणों से संबंधित है, जो किसी समस्या पर प्रकाश डालने हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं। डाटा से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो यहाँ पर आएंगी। एल बाउले के अनुसार क्या है कि ये गणना का विज्ञान है, औसत का विज्ञान है और सामाजिक प्राणियों की क्रियाओं के मापन का भी ये विज्ञान है, नापने की जो चीजें हैं। अब इसका दैनिक उपयोग क्या है, दैनिक जीवन में नीति नियोजन करने में, प्लानिंग करने में आपको डाटा और नंबर्स की जरूरत पड़ती है। व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान में पड़ती है। आकाशवाणी, जैसे मौसम की भविष्यवाणी आकाशवाणी की जाती है, उसमें हमें डाटा चाहिए होता है। शिक्षा में हमें डाटा की जरूरत होती है। वाणिज्य में जैसे लाभ हानि, बिक्री, कितनी चीजें, इन सब में हमें जो है नंबर्स की जरूरत है। उद्योग, अगर आप फैक्ट्री वगैरह करते हैं तो वहां पर भी जरूरत पड़ती है। अगला टॉपिक है हमारा संकलन, वर्गीकरण व आंकड़ों का सारणीकरण तथा रेखा चित्र।
यानी कि हमें क्या क्या करना होगा, डाटा का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ द डाटा, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक्सिस और बार डायग्राम्स वगैरह आएंगे। तो सबसे पहले कलेक्शन की बात की जाए, संकलन की, तो आंकड़े एकत्रित करना ही क्या होता है, संकलन। ये 3 तरीके से हो सकता है, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक और तृतीयक, या फिर आंतरिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं इसको। तो प्राथमिक स्रोत जो होंगे प्रत्यक्ष व मौलिक, डायरेक्ट हम जाकर किसी से डाटा लें, पूछे उनसे किसी भी चीज इंफॉर्मेशन ले संख्या के रूप में, तो वो प्राथमिक स्रोत होगा। द्वितीयक स्रोत में हम अन्य व्यक्ति या संस्था से लिए गए डाटा को ले सकते हैं। और आंतरिक रिकॉर्ड होता है किसी भी फर्म द्वारा, या स्कूल का रिकॉर्ड हम स्कूल से ले लें, बच्चों से ना पूछें, तो ये आपका आंतरिक रिकॉर्ड हो जाएगा। कलेक्शन के बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन डाटा का, कि हमने अब डाटा तो ले लिया, अब इसको क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकृत करना है। संग्रहित आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं तथा उनको विश्लेषण एवं निर्वचन कठिन होता है, इसलिए इसे व्यवस्थित करा जाता है। इसे आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, 3 तरीके से। एक तो भौगोलिक वर्गीकरण, जो भूगोल के आधार पर होगा, उसका मान लीजिए जगह के हिसाब से हम उसको वर्गीकृत कर दे, इस एरिया के इतने, इस एरिया के इतने। समयानुसार वर्गीकरण कर सकते हैं, 2001 में इतने मेल थे, 2002 में इतने, 3 में इतने, इस तरीके से। और गुणात्मक वर्गीकरण लिंग, आयु, व्यवसाय आदि के आधार पर आप कर सकते हैं वर्गीकरण। नेक्स्ट है सारणीकरण यानी टेबुलेशन, इसका टेबल बनाना। संख्यात्मक तथ्यों को विभिन्न कॉलमों और पंक्ति में व्यवस्थित करना ही सारणीकरण होता है। यह सांख्यिकीय सारणी आरों और कॉलम व पंक्तियों में व्यवस्थित संगणना है तरीके से। तो जो भी हमारे पास डाटा है उसको हम क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में लेकर आएंगे। इस टेबल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, शीर्षक, शीर्षक टिप्पणी, पंक्ति शीर्षक, उप शीर्षक, क्षेत्र हो सकता है, टिप्पणी नोट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर टेबुलेशन का छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये वाला टेबल बनाकर। जैसे ये पंक्ति शीर्षक है, तो ऊपर हमने शीर्षक दिए हैं खाद्यान्न उत्पादन, कुल प्रतिशत जो भी हुआ है। पंक्तियां जो है चावल गेहूं की, चावल का उत्पादन 100 हुआ, प्रतिशत कितना 10, गेहूं का 200 हुआ, प्रतिशत कितना हुआ 20%, जोड़ हमने टोटल कर लिया। टिप्पणी नोट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चावल में सभी प्रकार के चावल शामिल हैं। ये जो चावल हमने नंबर 1 पे डाला है, इसमें सारे चावल मिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेबुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है रेखा प्रदर्शन, तो आप ये कई तरीकों से कर सकते हैं। ग्राफ पारस्परिक क्या होता है, लंबवत 2 रेखाओं एक्स और वाई द्वारा बनाया जाता है, जिस पर कुछ मानों को अंकित किया जाता है। इसके अंदर दंडारेख, स्तंभाकृति, रेखीय ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एक तो दंडारेख का और एक पाई चार्ट का। तो दंडारेख कुछ इस तरीके से होता है, आपने देखा है, बनाया भी होगा। जो भी होगा, 2 चीजें आपके पास डाटा होंगी, वो आप यहाँ पर और यहाँ पर फिल करेंगे। एक होता है पाई चार्ट, जो कि ऐसे वृत्त की शेप में होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि आंकड़ों का 360 के कोणों में बांट कर जो है वृत्त को हम तैयार कर देते हैं। जैसे रमेश को अगर 40% वहां, सुरेश के 25, नरेश के 35। तो ये जो परसेंटेज वाली चीजें होती है, हम इसको पाई चार्ट पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रारंभिक सांख्यिकी तकनीक व आंकड़ों की व्याख्या, कि शुरुआत में बच्चों को हम कैसे स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े, जोड़ घटाना, ये सारी चीजों को हम कैसे बता सकते हैं, नंबर से हम कैसे अवगत करा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं हमारे, मध्यमान, माध्य और बहुलक। मीन, मोड, मीडियन आपने भी पढ़ा होगा अपनी 7th-6th क्लास में या 8 में। सबसे पहले हम मध्यमान या माध्य भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में मीन कहते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। यह एक तरह का साधारण औसत है जिसे अंक गणित में शामिल किया जाता है। इसे गणितीय मान या फिर अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। इसे निकालने के लिए क्या होगा, प्रेक्षणों को जोड़कर, मतलब जितने भी हमें नंबर दिए हुए हैं उनको जोड़कर उसकी कुल संख्या n हम मान लेते हैं, से भाग दे देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, m यानी माध्य इक्वल्स टू प्रेक्षणों अयोग्य बटे प्रेक्षणों की संख्या, m इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, जितने भी हमारे प्रेक्षण है बटे में उनकी संख्या। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, नीचे 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का माप दे रखा है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण है। तो 150, 52, ये सारे जो हैं 10 बच्चों की आपको सेंटीमीटर में क्या दिए गए हैं, ऊंचाइयां दी रही हैं। अब इसका माध्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योग्य यानी ये जितने भी टोटल है इन सबको जोड़कर बटे में इनकी संख्या कितनी है वो निकालेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका कुछ ये टर्म आएगी, और इसको सॉल्व करने के बाद 155.5 सेंटीमीटर जो इसका माध्य निकल के आएगा। नेक्स्ट होता है माध्य यानी मीडियन। ये माध्य जो होता है प्रेक्षणों के बीच में या फिर मध्य में आने वाला मान होता है। ये प्रेक्षणों के आवंटन को बराबर भागों में बांटेगा, जहां पर माध्य हो गया उसके दोनों साइड बराबर चीजें होंगी।
इसे निकालने के लिए आवंटनों को पहले आरोही क्रम में लगाया जाता है। यदि प्रेषणों की संख्या विषम है तो क्या फॉर्मूला है, n+1/2 पद। जो हमारा आएगा नंबर वो नंबर नहीं है हमारा मीडियन, वो उस नंबर का पद होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, निम्न अमाध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, इसे हम पहले आरोही क्रम में लगाएंगे। ये n जो है हमारा यहाँ पे 7 यानी विषम है, तो फॉर्मूला हम यही वाला लगाएंगे। तो n+1/2 7+1/2 8/2 हो गया। देन कट ए चौथा पद, तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे होगा 1 2 3 4 यानी 7 जो है इसका वो माध्यक है। लेकिन यदि प्रेषणों की संख्या सम हो तब क्या करेंगे माध्यक के लिए, तब एक नया फॉर्मूला इजाद हो जाता है। यहाँ पे n/2 मतलब 8n/2 एक्स्ट्रा हो जाएगा और बाकी चीजें वही रहेंगी। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे मैं दे रही हूँ नंबर जिसे आरोही क्रम में लगा लिया। अब यहाँ पे n 6 है यानी सम संख्या है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। n की जगह पे हमें क्या लेना है, वो नंबर लेना है। तो यहाँ पर n जो हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस, पहले तो देखिए 6/2 आएगा, प्लस क्या जाएगा 6/2 प्लस 1, टोटल n हमारा 6 है ना, इसलिए अब इसको हम काटेंगे तो 3 आएगा, फिर इसको काटेंगे तो 3 + 1 यानी फोर्थ पद, थर्ड और फोर्थ पद बटे 2। तो थर्ड और फोर्थ नंबर पे कौन सा है हमारा 6 और 7, इन्हें प्लस कर देंगे /2, फिर इसको काटेंगे तो 6.5 जो हमारा माध्य निकल के आएगा। अगला जो है हमारा वो है बहुलक यानी मोड। ये सबसे इजी होता है। प्रेषणों में सबसे अधिक प्रचलित संख्या या सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। तो बहुलक बराबर में अधिक प्रकट होने वाली संख्या, ये तो देखकर ही बता देंगे। उदाहरण के लिए नीचे देख लीजिए, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें 8 जो है वो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 8 इसका क्या है, बहुलक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका समय सारणीकरण और रेलवे समय सारणीकरण के सारणी के सहित। मतलब आपको टेबल टेबलिंग इंक्लूडिंग रेलवे टाइम टेबल पढ़ना है कि टाइम टेबल होता क्या है, और फिर हमें बेसिकली जो है रेलवे वाला टाइम टेबल जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। तो देखिए, समय सारणी से तात्पर्य है हमारी योजनाओं और क्रियाकलापों को समय में बांटकर तालिकाबद्ध रूप में व्यवस्थित करना, ताकि हर कार्य को करने या होने का समय सभी को ज्ञात हो तथा सभी कार्य समयानुसार हो। आप क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाते हैं जब, तो टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें बांट देते हैं, इस सारा काम जो है वो टाइम पे और सबके अकॉर्डिंग हो। यहाँ पे डेफिनेशन दी रही है, एस थॉमस ई कहते हैं कि समय सारणी से तात्पर्य पूर्व निर्धारित व नियोजित समय से, मतलब पहले से निर्धारित कर लेते हैं, जो किसी भी कार्य को करने के समय के अनुसार सारणी के रूप में व्यवस्थित। अब इसको लिखेंगे तो नहीं ना 10 बार, तो हम टेबल बना लेते हैं, कॉलम्स बना कर लेते हैं। आपने भी कभी अपना खुद का टाइम टेबल बनाया होगा स्टडी वगैरह का, तो आप समझ पा रहे होंगे। उदाहरण देख लीजिए, विद्यालय में सभी कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु भी समय सारणी तैयार की जाती है। टाइम टेबल लगा होता है डेली, किस पीरियड में कौन टीचर आएगा, कितनी देर अब पीरियड होगा, असेंबली कितने देर की होगी, छुट्टी कितने बजे, रिसेस कितने देर की। तो इससे क्या होता है, सारी चीजें अच्छे से चल पाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाया है एक, ये बुक से मैंने फोटो ली है, ये अलीपुरद्वार मुरकोंग सैले मार्ग का रेलवे का टाइम टेबल है। क्योंकि आपके सिलेबस में रेलवे टाइम टेबल दिया है तो क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा, एकदम डिफरेंट है ये। तो आपको सिर्फ कोई स्कूल का टाइम टेबल नहीं पढ़ना, अपना नहीं पढ़ना, सिर्फ रेलवे का टाइम टेबल जो है वो पढ़ के जाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये आप देखिए, ये एक अलीपुरद्वार मुरकोंग सैले मार्ग का टाइम टेबल दिया गया है, इसे ध्यान से ऑब्जर्व कर लें। सारे मतलब कॉलम्स कैसे बने हुए हैं, आपको पेपर में उदाहरण में ये बनाना होगा। तो यहाँ पे स्टेशन के नाम दिए गए हैं और ट्रेन के भी नाम दिए गए हैं और कितने किलोमीटर पे कौन सा आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं इसके कॉलम्स में। तो इसे देख लीजिए। और अब देखिए सारणी के प्रकार होते। अब देखिए, जो समय सारणी होती है टाइम टेबल, वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है संस्थागत समय सारणी और एक यात्रा समय सारणी। तो जो संस्थागत समय सारणी होती है उसके अंतर्गत हमारे विद्यालय, अस्पताल, डाकघर इत्यादि के टाइम टेबल्स आते हैं, जो किसी संस्था द्वारा बेसिकली बनाए जाते हैं ताकि संस्था का काम अच्छे से चल सके। लेकिन एक होता है यात्रा समय सारणी, जिसमें यात्रा से रिलेटेड जो होती है टाइम टेबल होता है, जैसे रेलगाड़ी, बस और हवाई जहाज। तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो दिया गया है सिलेबस में वो है रेलगाड़ी का, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें और बनाना सीखें कि कैसे बनेगी वो। उसके बाद क्या होता है कि रेलवे समय सारणी के बारे में कुछ बातें और हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं।
यह वह सूची है जिसमें गाड़ियों के प्रस्थान और आगमन का समय निश्चित होता है। जहां से गाड़ियां एक अंतराल में चलती हैं वो होता है समय सारणी बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है। उसके बाद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में जो समय लगता है हम उसे रनिंग समय या फिर चालन समय कहते हैं। इससे क्या होता है कि गाड़ियां जो है वो चलती हैं और यात्रियों को भी सुलभता होती है। यात्री भी जान पाते हैं कि हम कितनी देर में कहाँ पहुंचेंगे, कब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, ये सारी चीजें। अब जो उपरोक्त समय सारणी मैंने आपको दिखाई थी उसे दिखाकर आप बच्चों से, जो हमारे एलिमेंट्री या 8th तक के बच्चे होते हैं, उनसे हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समय सारणी में कौन सा मार्ग दिखाया गया, कहां से कहां तक का, और रंगिया से तेजपुर कितनी दूर है, 2 स्टेशन के नाम दिए हैं और उसके बीच के किलोमीटर्स निकालने हैं। मुरकौन से रंगिया यात्रा के लिए कितनी रेलें उपलब्ध हैं, उस तालिका में कई सारी ट्रेन दी गई थी। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग हम बच्चों से पूछ सकते हैं रेलवे टाइम टेबल से रिलेटेड। तो ये आपका यूनिट यहाँ पर खत्म होता है और आई होप कि आपको ये वाला यूनिट समझ में आया होगा।